हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इंदिरा बंसल आज आपके सामने बीकॉम पार्ट सेकंड का एक पेपर लेके आई हूँ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? वर्तमान युग में क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है ना, प्रत्येक देश के लिए अनिवार्य बन गया है। क्यों अनिवार्य बन गया है? इसके क्या कारण ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या आवश्यकता है, क्यों हमारे लिए आवश्यक है, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अर्थ क्या होता है? दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य होने वाला व्यापार क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इस स्थिति में क्रेता और विक्रेता दो अलग अलग देशों से संबंधित होते हैं, अर्थात जो एक देश क्रेता होता है तो दूसरा देश विक्रेता होता है। इसके अंदर हमें हॉर्न एवं हेनरी ने लिखा है, इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक देश को लाभ होता है, हानि किसी को नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है? जो भी देश भाग ले रहा है उसमें उसको लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। लाभ क्यों होगा? क्योंकि अगर हमें हानि होगी तो हम व्यापार नहीं करेंगे। अगर आप वस्तु परचेज़ करते हो तो आपको उसमें कहीं ना कहीं लाभ होगा, तभी तो आप उससे परचेज़ करोगे। आपको एक देश में आपको महंगी मिलेगी तो आप दूसरे देश से परचेज कर लोगे। और अगर आप वस्तु का विक्रय करते हो तो उस वस्तु के विक्रय में क्या होता है कि आपको एक देश में अगर कम कीमत पे आप बेच रहे हो, आपको कम लाभ प्राप्त हो रहा है, और यही अगर दूसरे देश में आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है तो आप उसको बेचोगे। अगर आपको हानि होगी तो आप अपनी वस्तु को सेल नहीं करोगे। अब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार पे आते हैं। इसको ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को 3 भागों में बांटा गया है। आयात व्यापार, इम्पोर्ट ट्रेड, निर्यात व्यापार, एक्सपोर्ट ट्रेड, और पुनः निर्यात व्यापार, री एक्सपोर्ट ट्रेड। आयात व्यापार किसे कहते हैं? जब एक देश द्वारा किसी दूसरे देश से माल खरीदा जाता है तो क्रेता देश के लिए आयात व्यापार होता है। इसको क्या कहते हैं हम? आयात व्यापार। जब जैसे भारत ने जापान से कुछ मशीनरी परचेज़ की तो भारत क्या हो गया? आयात देश। और माल मंगवाने वाले देश को हम क्या कहते हैं? आयातक। अर्थात अगर भारत जापान से कुछ सामान परचेज़ करता है तो भारत क्या कहलाएगा? आयातक। सेकंड आते हैं हम एक्सपोर्ट ट्रेड, निर्यात व्यापार। जब एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश को माल बेचा जाता है तो विक्रेता देश के लिए ये निर्यात व्यापार कहलाता है। अर्थात अगर आप किसी देश को अपना सामान विक्रय कर रहे हो, जैसे भारत का कोई व्यक्ति या भारत का कोई उद्योगपति अपने सामान को दूसरे देश में, मान लीजिए इंग्लैंड में आप अपना सामान विक्रय कर रहे हो, तो आप क्या हो गए? विक्रेता। तो भारत क्या होगा? निर्यातक देश। पुनर्निर्यात व्यापार। जब एक देश किसी दूसरे देश से वस्तु का आयात कर किसी तीसरे देश को निर्यात करता है तो इसे हम क्या कहते हैं? पुनर्निर्यात व्यापार। अर्थात क्या होता है, हमने क्या किया, भारत ने अमेरिका से कोई वस्तु परचेज़ की। जैसे अभी कोरोना का प्रकोप चल रहा है, हाँ, अगर अमेरिका कोरोना वैक्सीन निकाल रहा है, हमने क्या किया? भारत ने अमेरिका से कोरोना वैक्सीन परचेज़ की और उस कोरोना वैक्सीन को हमने क्या किया? नेपाल को बेच दिया। तो इसको क्या कहेंगे? पुनर्निर्यात व्यापार। यानी हमने क्या किया? पहले तो अमेरिका से हमने आयात किया, तो हम क्या, अमेरिका और भारत क्या हो गए? भारत ने जब अमेरिका से आयात किया तो भारत आयातक देश हो गया। फिर उसने वही माल नेपाल को निर्यात कर दिया, सेल कर दिया, तो भारत क्या हो गया? निर्यातक हो गया। तो इसको क्या कहेंगे? पुनर्निर्यात व्यापार। अब हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। भौगोलिक आवश्यकता, आर्थिक आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता और राजनीतिक आवश्यकता। हम इसको 4 पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले आते हैं हम भौगोलिक आवश्यकता। भौगोलिक आवश्यकता में सबसे पहला क्या है? प्राकृतिक संपदाओं का असमान वितरण। अर्थात इसमें क्या होता है? देखो, प्रकृति जो होती है वो कभी ये देख के नहीं देती, मतलब प्रकृति किसी भी ये देख के नहीं देती कि मैं इस देश को
और इस देश को ये अलग अलग देश है, तो इनको समान मात्रा में वस्तुएं दूँ। जैसे प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं, जैसे खनिज पदार्थ हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है वो क्या होता है, प्राकृतिक सोर्स जो होता है वो प्रकृति कहीं पे ज़्यादा देती है, कहीं पे कम देती है। जैसे आप देखो किसी भारत में ही अगर आप देखना चाहें तो जैसे कहीं पे बाढ़ आ रही है तो कहीं पे अकाल पड़ रहा है, यानी प्रकृति कहीं पे तो अथाह रूप में खनिज पदार्थ वगैरह हर चीज़ प्रदान कर देती है और कहीं पे बहुत कम रूप में प्रदान करती है। तो क्या होता है, इस असमान वितरण के कारण कुछ देश ये होते हैं कृषि योग्य होते हैं, जहाँ पे कृषि का अथाह भंडार है, वो काफ़ी कृषि कर सकते हैं, तो वहाँ पे मशीनरी वगैरह का भंडार नहीं है। तो क्या करेंगे, वो अपने कृषि सामानों का निर्यात कर देंगे और दूसरे देशों से जो उनकी आवश्यक वस्तु है वो आयात कर सकते हैं। अर्थात प्रकृति द्वारा प्राकृतिक संपदाओं का असमान वितरण, जब प्रकृति ने आपको जो संपदा अधिक मात्रा में दी है, आप क्या करोगे, उसका यूज़ आप विदेशों में निर्यात करने में करोगे, और जो चीज़ आपके पास कम है तो उसका संतुलन बनाए रखने के लिए आप क्या करोगे, उसका आयात करोगे। तो उसको क्या कहेंगे, प्राकृतिक संपदाओं का असमान वितरण। भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु, सभी देशों की भौगोलिक स्थिति और जलवायु असमान होती है, किसी की भी एक समान नहीं होती। जैसे ऑस्ट्रेलिया में गेहूँ का उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु है। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, गेहूँ का जो उत्पादन होता है उसके लिए जलवायु बड़ी अनुकूल है। तो बांग्लादेश में क्या है, जूट का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, वहाँ की जलवायु जूट के उत्पादन के लिए है, अनुकूल है। तो क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया क्या करेगी, अपने गेहूँ का निर्यात करेगा और उसको जो चीज़ की आवश्यकता है उसका वो आराम से आयात कर लेगा। अर्थात भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु के अनुसार वस्तु का उत्पादन होता है, और अगर आप उसका निर्यात नहीं करते हो, देश में रखते हो, तो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या इतनी नहीं है लेकिन वो फिर भी इतना ज़्यादा वस्तु का उत्पादन कर लेता है कि वो वस्तु खराब भी हो सकती है। तो इसलिए विदेशी व्यापार करना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय क्षमता में भिन्नता। देखो, मानवीय क्षमता में भिन्नता पाई जाती है। जैसे किसी देश के लोग शारीरिक दृष्टि से बहुत बलशाली होते हैं, उनको शारीरिक श्रम करना आराम से वो कर सकते हैं। तो कुछ लोग क्या होते हैं, मानसिक रूप से बहुत बलशाली होते हैं, उनका जो मेंटली लेवल होता है वो बहुत विकसित होता है। तो शारीरिक श्रम वाले व्यक्ति जो श्रम करके जो उत्पादन करेंगे उनका वो निर्यात कर सकते हैं। तथा मेंटली रूप से जो विकसित है, जैसे जापान है, जो विकसित राष्ट्र है, वहाँ के जो व्यक्ति है वो क्या करेंगे, अपने बौद्धिक स्तर जो है उससे जो मशीनें वगैरह जो भी आप प्रोडक्शन करोगे उसका आराम से आप निर्यात कर सकते हो। अगला है प्राकृतिक विपदाएं। विश्व में क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्राकृतिक विपदा आती रहती है, जैसे तूफान है, बाढ़ है, भूकंप है, महामारी, चक्रवात, जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है। तो इन विपदाओं के दुष्परिणाम से ये जो विपदाएं जो होती है इनसे बचाव करने के लिए आर्थिक मदद लेना आवश्यक हो जाता है। हाल ही में आप देखिए कोरोना महामारी चल रही है। कोरोना महामारी के चलते हुए पूरे विश्व में ये एक बहुत बड़ी भयंकर महामारी चल रही है, इसका वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हुआ है। तो इस महामारी के चलते हुए हर देश को आर्थिक मदद लेनी पड़ रही है। तो कोई देश खाद्यान्न, वस्त्र, औषधियाँ आदि के रूप में कोई भारी मात्रा में आयात कर रहा है। तो जो प्राकृतिक विपदा के कारण जो संपत्ति को जो नुकसान हो रहा है उसके पुनर्निर्माण के लिए क्या होता है, विदेशी सहयोग जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन। सेकंड था अपना आर्थिक आवश्यकता। आर्थिक आवश्यकता का इकोनॉमिक नीड, इसका पहला पॉइंट क्या है, संतुलित एवं प्रभावी विकास की इच्छा। अपनी अर्थव्यवस्था को संतुलन में बनाए रखने के लिए, देखो हर देश क्या चाहता है कि हमारी अर्थव्यवस्था संतुलित रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे, वो उनके वहाँ पे जो प्रकृति द्वारा उपलब्ध जो संसाधन है
उनका वो अनुकूलतम उपयोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनका दोहन करेंगे और उनका दोहन करके और फिर वो क्या करेंगे, अपने देश के नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहते हैं। जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए वो क्या करेंगे कि अपने यहाँ की वस्तुओं का विदेशों में निर्यात करेंगे और विदेशों से वस्तुओं का आयात करेंगे। तो इसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता पड़ती है। विदेशी विनिमय भंडारों में वृद्धि की इच्छा, विदेशी विनिमय भंडार में वृद्धि अर्थात क्या होता है, आज का युग क्या है, मौद्रिक विनिमय का युग है। हर चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मुद्रा के रूप में विनिमय करना पड़ता है। तो प्रत्येक देश ये चाहता है कि हम जो आयात कर रहे हैं उनका भुगतान करने के लिए हमें विदेशी मुद्रा की ज़रूरत है और उस विदेशी मुद्रा को प्राप्त करने के लिए वो क्या करेगा, अपने यहाँ साधनों का ज़्यादा से ज़्यादा विदोहन करेगा। विदोहन करके जो उत्पादन किया जाएगा उसका निर्यात करेगा। जितना ज़्यादा निर्यात करेगा उतना ज़्यादा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। फिर अगला पॉइंट है अपना पूंजीगत माल की पूर्ति। पूंजीगत माल जो होती है जैसे रेल, सड़क, नहरें आदि की, मतलब विकसित राष्ट्रों में तो इनकी कमी नहीं होती, लेकिन अल्प विकसित या विकासशील राष्ट्रों में इनकी कमी होती है। तो क्या होगा, विकासशील राष्ट्र क्या करेंगे, अपने औद्योगिक क्षेत्र में विकास करके जो उनके अधिक है मशीनें वगैरह यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। जैसे भारत चाय का निर्यात करता है, ठीक है, काजू का निर्यात करता है, ऐसे काफ़ी चीज़ें जिनका वो निर्यात करता है। और क्या करेंगे, वो विदेशों से आप है ना, मतलब विदेशों से तकनीकी चीज़ें जो होती है वो मंगाएगा। जैसे राफेल, हाल ही में राफेल मंगवाया भारत ने। भारत में राफेल का प्रोडक्शन नहीं होता तो फ्रांस से भारत ने क्या किया, राफेल का आयात किए हैं। अवसर लागत का सिद्धांत, अवसर लागत का सिद्धांत ये भी विदेशी व्यापार की आवश्यकताओं को स्पष्ट करता है। ये सिद्धांत क्या बताता है, एक देश में अधिक कुशल उद्योग कम कुशल उद्योग को उत्पादन क्षेत्र से बाहर कर देते हैं। अर्थात क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा कुशल उद्योग है, ठीक है, बड़े उद्योग है, वो क्या करते हैं कि ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, उनकी लागत कम आएगी, कम लागत आएगी तो वो वस्तु की कीमत कम रखेंगे। और उसके अपोजिट जो कम कुशल उद्योग है वो कम उत्पादन करते हैं, उनकी लागत ज़्यादा आती है तो ज़्यादा लागत से उनकी कीमत ज़्यादा रहती है। तो अधिक कुशल उद्योग, जो कम कुशल उद्योग है, उनको उत्पादन क्षेत्र से बाहर कर देते हैं। तो इसके लिए उत्पादित वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। और जो कम कुशल उद्योग है वो क्या करते हैं, संबंधित वस्तु का आयात करते हैं कि हम नई से नई मशीनें मंगवाएं विदेशों से। अगर हम नई मशीनें मंगवाएंगे, नई टेक्नोलॉजी मंगवाएंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना वस्तु का प्रोडक्शन कर सकते हैं, लागत कम ला सकते हैं। नेक्स्ट है तुलनात्मक लाभ। देखो, हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करूं। ये सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी लागू होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है कि हर देश ये चाहता है कि मुझे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। अगर वो अपनी वस्तु का जैसे अपने ही देश में विक्रय कर रहा है तो अपने देश में अगर वो 100 रुपये की वस्तु का विक्रय कर रहा है और उस वस्तु पे उसको 10 रुपये लाभ प्राप्त हो रहा है, अगर वो वस्तु को विदेश में विक्रय करेगा विदेशों में, और अगर उसको वहाँ पे 20 रुपये का लाभ प्राप्त होगा तो वो अपनी वस्तु को कहाँ पे विक्रय करना चाहेगा, तुलनात्मक रूप से विदेशों में। अगर वो एक देश में, अगर भारत ने किसी वस्तु का निर्यात किया अमेरिका को, लेकिन अमेरिका से ज़्यादा की लाभ भारत को इंग्लैंड से व्यापार करने में प्राप्त हो रहा है, तो भारत क्या करेगा, अमेरिका की जगह इंग्लैंड से व्यापार करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करेगा। अगला पॉइंट है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन क्या होता है, प्रत्येक देश क्या करता है, उस वस्तु का उत्पादन पसंद करता है जिसमें उसको दक्षता हासिल होती है, जिसके उत्पादन करने पे उसकी लागत कम आती है। प्रोफेसर बेस्टवेल ने कहा है कि प्रत्येक देश सभी वस्तुओं का उत्पादन कम लागत पर उत्पादन नहीं कर सकता। प्रत्येक देश क्या होता है,
सभी वस्तुओं का उत्पादन करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर वस्तु की लागत कम आए। हो सकता है किसी देश की लागत ज़्यादा है, किसी वस्तु के उत्पादन में उसकी लागत ज़्यादा है, तो वो देश क्या करेगा, कम लागत वाली वस्तुओं का निर्यात करेगा, और जब जिस वस्तु में उसकी लागत ज़्यादा आ रही है तो वो क्या करेगा, उस वस्तु का निर्यात करेगा ही नहीं, उसका वो आयात कर लेगा। अगले आते हैं हम, थर्ड पॉइंट था इसका सामाजिक आवश्यकता, सोशल नीड। सामाजिक आवश्यकता में पहला पॉइंट है सभ्यता एवं संस्कृति की भिन्नता। देखो, हर देश की सभ्यता और संस्कृति अलग होती है। जैसे विदेशी लोग जो फॉरेनर भारत में आते हैं, वो भारत की संस्कृति को देखते हैं, भारत के कल्चर को देखते हैं, वहाँ की क्या संस्कृति है, कैसे लोग रहते हैं। आपने देखा होगा विदेशी महिलाएं जब भारत में आती है तो वो साड़ी लेती है, साड़ी पहन के बहुत खुश होती है, तो वो भारत का कल्चर अपनाना चाहती है। जो ऐसे ही भारत वालों ने क्या किया, जीन्स, भारत की लड़कियाँ जीन्स वगैरह, जीन्स टॉप पाश्चात्य देशों के वस्त्र अपनाती है। तो वो क्या है, विदेशी संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति अलग अलग होती है। तो हम क्या करते हैं, विदेशी सभ्यता को अपनाना चाहते हैं कि विदेशों में इस तरह से लोग रहते हैं, हम भी इस तरह से रहें। और विदेशियों के लोग क्या करते हैं, भारत में आके भारतीय कल्चर को अपनाना चाहते हैं, तो वो भारतीय कल्चर वाली वस्तुओं का आयात करते हैं। और हम क्या करते हैं, हम विदेशी वस्तुओं का आयात करते हैं, आयात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगला पॉइंट है वस्तुओं के उपभोग की इच्छा, जो कि अपन ने अभी सभ्यता और संस्कृति की भिन्नता वाला पॉइंट पढ़ा, उसी से रिलेटेड है ये पॉइंट कि विभिन्न वस्तुओं के उपभोग की इच्छा। हमारी इच्छा होती है कि हम विदेशों में जो वस्तुएं हैं हम उनको परचेज करें। अगर आपको ये कह देता है, आप मार्केट में जाते हो और कोई कहता है कि ये जापानी वस्तु है अथवा ये वस्तु हमने अमेरिका से मंगाई है, तो आप क्या करोगे, उसकी तरफ आकर्षित होगे, इसमें पता नहीं कैसी टेक्नोलॉजी है, हम इसको परचेज़ करें। तो क्या होगा, हमारी इच्छा होती है कि हम विदेशों की वस्तुएं अपनाएं, विभिन्न वस्तुओं का उपभोग करें, हम उनको यूज़ में लें। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करके विदेशी वस्तुओं का आयात करते हैं, अपनी वस्तुओं का निर्यात करते हैं, क्योंकि विदेश में जो व्यक्ति रहते हैं वो भी भारतीय सभ्यता संस्कृति से रिलेटेड या भारत की वस्तुओं का निर्यात आयात करना, उनको उपभोग करना पसंद करते हैं। अगला पॉइंट है मांग या पसंदगी। मांग या पसंदगी क्या होता है, वैसे तो दो देशों के प्राकृतिक साधन तथा अन्य तत्वों का स्तर एक समान नहीं होता, लेकिन यदि एक समान हो तो भी मांग और पसंदगी में अंतर होता है। ठीक है, देखो इसको अपन इस तरह से समझते हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि भारत के लोग चावल खाना पसंद करते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं, और अमेरिका के लोग गेहूं खाना पसंद करते हैं। लेकिन भारत में गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है और अमेरिका में चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो भारत क्या करेगा, अपने गेहूं का निर्यात करेगा और चावल का आयात करेगा। इससे क्या होगा, दोनों देशों के नागरिकों की मांग पूरी हो जाएगी, और इस मांग को पूरी करने के लिए आपस में व्यापार करना पड़ेगा। अब चौथा पॉइंट अपना राजनीतिक आवश्यकता, पॉलिटिकल नीड। पॉलिटिकल नीड क्या होती है, सुदृढ़ राजनीतिक संबंध स्थापित करने की इच्छा। मतलब सुदृढ़ राजनीतिक संबंध, प्रत्येक देश ये चाहता है कि हमारे राजनीतिक संबंध जो है वो मजबूत हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। जो देश विकसित देश है उनसे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है, और अपने आप को निर्यात कई बार क्या होता है कि अपने यहाँ किसी वस्तु का अभाव होने के बावजूद उसका निर्यात मित्र राष्ट्रों किया जाता है। जैसे भारत और अमेरिका के बीच में अच्छे संबंध है। यदि अमेरिका को किसी वस्तु की आवश्यकता है और भारत के पास उस वस्तु का अभाव भी है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका से संबंध बिगड़ जाए, तो भारत क्या करेगा, अभाव होने के बावजूद भी अपनी वस्तु का अमेरिका को निर्यात करेगा। इसी तरह राजनीतिक प्रभुत्व की लालसा,
ऐसे देश जो विदेशों में व्यापार के लिए संलग्न रहते हैं वहाँ राजनीतिक सुदृढ़ता ज़्यादा होती है। अतः क्या होता है, अगर आपके विदेशों से अच्छे संबंध है तो वहाँ पे सत्ता परिवर्तन बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि विपक्ष को ये मौका ही नहीं मिलता है, ठीक है ना। और है ना, जो देश कमज़ोर होते हैं उनमें विदेशी व्यापार, और जिनका विदेशी व्यापार कम होता है वहाँ सत्ता पलट ज़्यादा होता रहता है। जैसे नाइजीरिया है, युगांडा है, इन देशों का सत्ता पलट हर बार बहुत ज़्यादा बार होता रहता है। और ये जो देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अच्छी भागीदारी रखते हैं वहाँ का सत्ता पलट ज़्यादा नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, आज अपना ये टॉपिक आज ही अपन ने पढ़ा है विदेशी व्यापार का अर्थ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के भाग, कितने भाग के होते हैं, आयात व्यापार, निर्यात व्यापार और पुनर्निर्यात व्यापार, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्यों आवश्यकता पड़ती है। आज हमने इस टॉपिक को क्लियर किया है। थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे इसका लाभ अन्य स्टूडेंट्स को, अन्य विद्यार्थियों को भी मिलता रहेगा। इसको सब्सक्राइब कीजिए जिससे मेरे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे। कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।